we die. Gotta lose it to miss it, then harder to admit it, cause your love still want it. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो मैं हूँ रजनी। वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी सीखो। तो आजकल मैं आपकी जो आपको वर्ब समझा रही हूँ, प्रोनाउन तो मैंने समझा दिए, थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब और उसके काइंड्स को बता रही हूँ। ठीक है, तो मैंने 2 काइंड्स तो बता दी थी, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। तो ये आज ये है थर्ड काइंड ऑफ वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो ये कौन से वर्ब होते हैं? एक्सिलरी वर्ब्स। इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। आर यूज्ड अलोंग विद द मेन वर्ब, जो कि मेन वर्ब के साथ यूज की जाती है टू एक्सप्रेस टेंस, मूड और वॉइस। ठीक है, किसी भी एक्शन को टू एक्सप्रेस, किसी के मूड को, वॉइस को और टेंस को, ठीक है, उसके मूड को बताने के लिए या सेंस को बताने के लिए यूज किया जाता है। तो ये एक्सिलरी वर्ब जो है, इसके उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि आई विल गो टू द मार्केट। यहाँ पर जो विल है ना, विल जो मेन वर्ब कौन सी है? गो। ये है मेन वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग लिख लो आप, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ भी हेल्पिंग लिख लो, हेल्पिंग वर्ब। तो आई विल गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगी। ठीक है, जो है गो है मेन वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेन वर्ब के आगे आती है, इसकी मदद करती है, हेल्प करती है, ताकि जो पूरे सेंटेंस को समझा जा सके वो किस सेंस में जा रहे हैं। जैसे कि आई विल गो टू द मार्केट, राम हैज डन हिज वर्क, राम ने अपना काम कर लिया है। जैसे अगर मैं हैज को हटा दूं तो राम डन हिज वर्क, तो कोई सेंस नहीं हुई ना, क्योंकि जो हैज है वो इसकी सेंस को पूरा कर रहा है कि राम ने अपना काम कर लिया है। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आगे टेंसेस के बारे में आपको आगे जाके पता चलेगा। लेकिन जो हैज है वो मेन वर्ब के आगे, वो डन है वो मेन वर्ब है, जिसका मतलब है काम, उसने अपना काम कर लिया है। तो कर लिया है, ये हैज पूरा कर रहा है। ठीक है, जो हैज है वो मेन वर्ब की मदद कर रहा है इस सेंटेंस को अच्छी तरह से समझने के लिए। ठीक है, भी ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है और उसकी क्या सेंस बन रही है। ठीक है, तो जो हैज है, विल है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो सेंटेंस में मेन वर्ब के आगे आती है और सब्जेक्ट के बाद में आती है। मेन वर्ब है डन, ये है डन, ये है कॉल, मेन वर्ब। अगला है आई कैन कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। ठीक है, आई कर सकता हूं, मैं आपको बाद में कॉल कर सकता हूं। कैन होता है सकता हूं। तो आई कैन है हेल्पिंग वर्ब, जो कि मेन वर्ब कॉल है मेन वर्ब। आपको ये भी पहचान होनी चाहिए कि मेन वर्ब कौन से हैं और जो हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं। हेल्पिंग वर्ब ये होते हैं जैसे कि इज, आर, वाज, वर, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड। ऐसे आपको हैज, हैव, बहुत से हैं, विल बी। मैंने तो आपको कुछ ना एग्जाम्पल समझाए हैं। ठीक है, ये होती है, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जो मेन वर्ब जो गो है, गो, वेंट, गो, जैसे डू, डिड, डन, कॉल, कॉल्ड। ठीक है, तो ये तो आपको आगे ही पता चलेंगे, अभी तो हम इनके काइंड्स बता रहे हैं आपको। तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो मेन वर्ब के आगे आता है और सब्जेक्ट के बाद में आता है। जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इसके नाम से ही पता है, ये मेन वर्ब की हेल्प करता है पूरे सेंटेंस को अच्छे ढंग से समझने के लिए। जैसे कि मैं तुम्हें बाद में कॉल कर सकता हूँ, फोन कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब की मदद कर रहा है, उसके मेन वर्ब के आगे आता है और सब्जेक्ट के बाद में आता है। ट्रांजिटिव वर्ब,
A transitive verb is a verb that requires a direct object. For example, noun, pronoun or noun phrase that indicates a person or thing affected by the verb. A transitive verb होता है जो जिसे कि सेंटेंस को समझने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की लोड़ पड़ती है, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है, जिसमें कि दैट इंडिकेट्स द पर्सन और थिंग अफेक्टेड बाय द वर्ब, जो कि इंडिकेट करता है पर्सन और थिंग को जो कि वर्ब के द्वारा अफेक्टेड होती है। जो मतलब कि सब्जेक्ट काम करता है तो उसका क्या ऑब्जेक्ट पर क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि शी रीड्स द बुक, आई सोल्ड द कार। इसमें बुक जो है, शी तो सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, ये है सब्जेक्ट। शी रीड्स द बुक, उसने वो किताब पढ़ती है, मतलब कि किताब कौन पढ़ता है, पर्सन पढ़ता है। मतलब कि जो काम हो रहा है वो बुक पढ़ती है ना, वो किसको पढ़ रही है, बुक पढ़ रही है। तो बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पूरे सेंटेंस को समझने के लिए जो है वो ऑब्जेक्ट को इसमें यूज किया गया है, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने कार बेच दी, मैंने क्या बेचा, मैंने कार बेची। आई ग्रू सम पोटैटोस, मैंने कुछ आलू उगाए, आई ग्रू सम पोटैटोस, मैंने कुछ आलू उगाए। आलू क्या ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये वर्ब है। ठीक है, तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है, ए ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट रिक्वायर्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनके अलग डेफिनेशन समझाऊंगी। कि आप सोच रहे होंगे कि आपने डायरेक्ट क्यों लिखा है, मैडम ने डायरेक्ट एक अकेला ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा, डायरेक्ट क्यों लिखा। तो इनकी अलग डेफिनेशन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट, ये मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, आई ग्रू सम पोटैटोस, इसमें ऑब्जेक्ट को यूज किया गया है सेंटेंस में, तो ये हो गए ट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव ऑपोजिट होते हैं ट्रांजिटिव के। एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसमें नहीं जरूरत होती किसी सेंटेंस को पूरा करने के लिए, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती सेंटेंस। जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट था उसको यूज किया ना, कार, बुक, पोटैटोस। इसमें अगर ऑब्जेक्ट को यूज नहीं भी करोगे ना तो आपका जो सेंटेंस है वो फिर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मछलियाँ तैरती हैं, द फिश स्विम, चिल्ड्रन क्राई, बच्चे चिल्लाते हैं। ठीक है, ऐसे लाउडली लिख सकते हो। तो इसमें ऑब्जेक्ट की तो जरूरत ही नहीं है, आपको ऐसे समझ आ गया कि हाँ मछलियाँ तैरती हैं, इसमें तो ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। बच्चे चिल्लाते हैं, लड़के खेलते हैं। अब क्या खेलते हैं अगर नहीं भी बताओगे तो भी आपका सेंटेंस तो हो ही जाएगा कि बच्चे खेलते हैं। ठीक है, क्या खेल रहे हैं, कौन सी गेम खेल रहे हैं, अगर नहीं भी बताओगे ना तो फिर भी सेंटेंस आपको समझ में आ ही जाएगा। तो सीता सोती है, कहाँ सोती है, आपको ज़्यादा इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज ही नहीं हुआ। जैसे ये है ऑब्जेक्ट यूज हुआ वर्ब के बाद में, जहाँ वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं ना है यहाँ पे। ये तो वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है। और वर्ब के पास जो ऑब्जेक्ट है नहीं है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट को यूज किए आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। ये हो गए इंट्रांजिटिव, जो कि इसके ऑपोजिट होते हैं ट्रांजिटिव के, क्योंकि इनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है बताने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, और इसमें जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसमें बिना ऑब्जेक्ट को यूज किए आप जो किसी सेंटेंस को समझ सकते हो। तो मैंने आपको 3 बता दिए हैं, ये हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब की मदद करते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो मैं कल आपको बताऊंगी कि ये अपनी मैडम ने डायरेक्ट क्यों लिखा। ये भी 2 तरह की होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इन दोनों की डेफिनेशन को मैं कल अलग से समझाऊंगी आपको। और 2 पॉइंट्स और रह गई हैं, मैं थोड़ा थोड़ा करके इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, कुछ रह ना जाए। तो उम्मीद है कि आपको आज का जो वीडियो की जो मैंने पॉइंट्स बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी। तो जो बाकी है वो कल आपको बता दूंगी। तो आप प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, तो ताकि और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
you.